नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर पर बात करने वाले हैं। हाँ, 1905 से 1918 का समय। बिल्कुल, वो दौर जब राष्ट्रीय आंदोलन ने, आप कह सकते हैं, एक नई करवट ली। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं इस दौर के। और कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि उस वक्त क्या हलचल थी, राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, जन आंदोलन कैसे शुरू हुए। हाँ, और आज़ादी की लड़ाई के तरीके कैसे बदले। इसको अक्सर नरम दल और गरम दल का युग भी कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। तो ये अपने आप में ही दिलचस्प है कि कैसे वो शांतिपूर्ण याचिकाओं वाली बात आगे बढ़कर बहिष्कार और स्वदेशी तक पहुंच गई। सही बात है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या मिलता है हमें इस दौर के बारे में। शुरू करते हैं 1905 से ठीक पहले के माहौल से। तब तो कांग्रेस पर नरम पंथियों का ही दबदबा था, है ना। दादा भाई नौरोजी, गोखले ये नेता थे और इनका तरीका था कि ब्रिटिश राज के अंदर ही रहकर, मतलब संवैधानिक तरीकों से याचिकाएं देकर, ज्ञापन सौंपकर सुधारों की मांग की जाए। प्रार्थना, याचिका, विरोध प्रदर्शन, इस तरह से। हाँ, इसी को बाद में कुछ लोगों ने पॉलिटिकल मेंडिकेंसी या राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा। लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत होते होते ना लोगों में एक बेचैनी बढ़ रही थी। धीमा लग रहा था सब। बहुत धीमा। खासकर जो नई पीढ़ी थी, उनको लग रहा था कि भाई इन तरीकों से कुछ ठोस हासिल नहीं हो रहा। एक तरह का असंतोष पनप रहा था। और शायद इसी माहौल में अंग्रेजों ने वो कदम उठाया जिसने चिंगारी को हवा दे दी, 1905 का बंगाल विभाजन। हाँ, लॉर्ड कर्जन। जुलाई 1905 में घोषणा हुई और अक्टूबर में लागू भी कर दिया गया। कारण क्या बताया गया था आधिकारिक तौर पर? आधिकारिक तौर पर तो कहा गया कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे बांटा जा रहा है, संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। हाँ, असल कहानी, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, वो थी फूट डालो और राज करो। ये उनकी पुरानी नीति थी। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का एक बड़ा गढ़ बन रहा था। अच्छा। तो इस विभाजन के जरिए वे हिंदू और मुस्लिम आबादी को बांटना चाहते थे, धर्म के आधार पर, ताकि बंगाल की जो एकता है वो टूट जाए और राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाए। मतलब पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। बिल्कुल, यही प्लान था। ये तो कमाल है कि एक प्रशासनिक फैसले की आड़ में इतना बड़ा राजनीतिक मकसद छिपा था। पर क्या हुआ इसका असर? क्या वे कामयाब हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ इसका ठीक उल्टा। विभाजन ने बंगालियों को तोड़ने के बजाय पहले से कई ज्यादा एक कर दिया। अच्छा, कैसे? पूरे बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने शोक दिवस मनाया, उपवास रखे, गंगा स्नान किया, वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए। वाह। और सबसे बड़ी बात, यहीं से जन्म हुआ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का। अंग्रेजों ने सोचा था आंदोलन को कमजोर करेंगे, पर हुआ ये कि राष्ट्रवाद की एक नई, ज्यादा जोशीली और आत्मनिर्भर लहर पैदा हो गई, अनजाने में ही सही। तो ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, मतलब 1905 से 1908 तक जो चला, ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, इसकी कोई रणनीति थी? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ गुस्सा या भावनात्मक उबाल नहीं था। इसके पीछे एक साफ सोच थी। आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशी, और ब्रिटिश सत्ता का असहयोग यानी बहिष्कार। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें था विदेशी सामान का बहिष्कार, खासकर मैनचेस्टर का कपड़ा और लिवरपूल का नमक, चीनी वगैरह। साथ ही सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और नौकरियों का भी बहिष्कार। और स्वदेशी में? स्वदेशी में जोर था अपने उद्योगों को बढ़ावा देने पर, खासकर कपड़ा उद्योग, हथकरघा, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोलना, यहाँ तक कि आपसी विवाद सुलझाने के लिए स्वदेशी पंचायतें और अदालतें भी बनी। और इस नई रणनीति को कौन लोग आगे बढ़ा रहे थे? हम अक्सर लाल बाल पाल सुनते हैं। हाँ, वो तिकड़ी तो प्रतीक बन गई थी गरम दल की। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से और लाला लाजपत राय पंजाब से। इनके अलावा अरबिंदो घोष जैसे विचारक थे जिन्होंने इसकी बौद्धिक रूपरेखा तैयार की। अच्छा, अरबिंदो घोष भी? हाँ, और राजा सुबोध चंद्र मुलिक जैसे लोगों ने आर्थिक मदद दी। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज खुला, जिसके पहले प्रिंसिपल अरबिंदो घोष थे। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनी, कई सारे राष्ट्रीय स्कूल खुले। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक नहीं था, इसका एक सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष भी था। बिल्कुल, ये इसकी खासियत थी। और ये आंदोलन फैला कितना?
क्या सिर्फ बंगाल तक ही रहा? नहीं, यही तो इसकी बड़ी बात है। शुरू बंगाल से हुआ, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। महाराष्ट्र में तिलक थे ही, पंजाब में लाला लाजपत राय के साथ अजीत सिंह थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी चिदम्बरम पिल्ले जैसे नेताओं ने इसे फैलाया। तो कह सकते हैं कि इसने कांग्रेस के अंदर गरमपंथी चरण की शुरुआत कर दी। हाँ बिल्कुल, नींव रख दी। और सबसे बड़ा असर क्या हुआ कि पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे शहरी बाबुओं तक सीमित नहीं रहा। आम लोग जुड़े, छात्र, महिलाएं, किसान, मजदूर। मतलब ये पहला बड़ा जन आंदोलन बना। सही मायनों में, हाँ। इसने आर्थिक बहिष्कार को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सिखाया। ये आगे के लिए एक मिसाल बन गया। लेकिन जब आंदोलन इतना फैल रहा था तो कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा था? वहां तो नरमपंथी और गरमपंथी विचारों में टकराव बढ़ रहा होगा। 1907 का सूरत अधिवेशन। हाँ, वो टकराव का चरम बिंदु था। सूरत में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन था 1907 में। तब तक नरमपंथी, जिनका नेतृत्व गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे लोग कर रहे थे, और गरमपंथी तिलक, लाजपत राय, पाल, हाँ, इन दोनों गुटों के बीच तरीके, लक्ष्य और आंदोलन की रफ्तार को लेकर मतभेद बहुत बढ़ चुके थे। गरमपंथी चाहते थे कि स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पूरे देश में जोर शोर से लागू हों और स्वराज को फौरन लक्ष्य बनाया जाए। और नरमपंथी इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि इससे सरकार से सीधा टकराव होगा, दमन बढ़ेगा। वो अभी भी धीरे धीरे सुधार चाहते थे। सूरत में बहस इतनी बड़ी, अध्यक्ष पद को लेकर, प्रस्तावों को लेकर, कि मारपीट की नौबत आ गई और कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, नरम दल और गरम दल अलग। ओह, मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया। हाँ, सूरत स्प्लिट जिसे कहते हैं, ये आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। राष्ट्रीय मंच कमजोर पड़ गया। तो यहाँ आकर वो जो अंदरूनी खींचतान थी वो खुलकर सामने आ गई। लक्ष्य और साधन दोनों पर ही मतभेद था। बिल्कुल। गरमपंथी कह रहे थे कि भाई याचिका से स्वराज नहीं मिलेगा, जनता को साथ लेकर ब्रिटिश हितों पर सीधी चोट करनी होगी, बहिष्कार जैसे तरीकों से। वो निष्क्रिय प्रतिरोध की बात कर रहे थे। और नरमपंथी अभी भी ब्रिटिश न्याय में विश्वास रखते थे। कुछ हद तक हाँ। उन्हें लगता था कि धीरे धीरे सुधार मिलेंगे। गरमपंथियों के तरीके उन्हें खतरनाक लगते थे। उन्हें डर था कि सरकार कड़ाई से पेश आएगी। और क्या उनका डर सही साबित हुआ? क्या सूरत विभाजन के बाद अंग्रेजों ने दमन बढ़ाया? हाँ बिल्कुल, सरकार को तो मौका मिल गया। कांग्रेस बट गई थी। गरमपंथी लहर को कुचलना उनके लिए आसान हो गया। उन्होंने 1908 से 1911 के बीच जबरदस्त दमन चक्र चलाया। कैसे? मतलब क्या किया उन्होंने? कई सख्त कानून लाए गए, अखबारों पर पाबंदी लगा दी, बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर, जैसा मैंने पहले बताया, 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया। 6 साल? बर्मा में? हाँ, अरबिंदो घोष पर अलीपुर बम कांड में मुकदमा चला। वो बरी तो हो गए सबूतों के अभाव में, पर उसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। वो पौंडीचेरी चले गए और आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। अच्छा, और लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पंजाब से देश निकाला दे दिया गया कुछ समय के लिए। तो इस दमन से क्या गरमपंथी आंदोलन खत्म हो गया? मुख्य धारा का आंदोलन तो कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया, क्योंकि बड़े नेता या तो जेल में थे या राजनीति से बाहर। लेकिन जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो दबी नहीं। बल्कि हुआ ये कि इस खुले दमन ने कई युवाओं को और ज्यादा उग्र रास्ते अपनाने पर मजबूर कर दिया। भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। बंगाल में अनुशीलन समिति, जुगांतर पार्टी जैसे गुप्त संगठन ज्यादा सक्रिय हो गए। अच्छा, ये गुप्त संगठन? हाँ, ये लोग व्यक्तिगत वीरता, बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास रखते थे। अंग्रेज अधिकारियों पर हमले करना, उनकी हत्या की कोशिश करना, इस तरह के कामों से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। अक्सर ऐसा होता है, जब खुले रास्ते बंद होते हैं तो ऊर्जा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। लेकिन फिर कहानी ने एक और मोड़ लिया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ये तो बड़ी जीत थी। हाँ, ये बहुत बड़ी और प्रतीकात्मक जीत थी। स्वदेशी आंदोलन और लगातार विरोध का नतीजा था ये। सरकार को आखिरकार मानना पड़ा कि जन दबाव काम करता है। 1911 में दिल्ली में एक बड़ा दरबार लगा था। हाँ, किंग जॉर्ज पंचम आए थे। बिल्कुल, उसी दरबार में उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने बंगाल को भाषा के आधार पर फिर से बांटा, बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया। और उसी दरबार में राजधानी बदलने की भी घोषणा हुई थी, कलकत्ता से दिल्ली।
हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला था। विभाजन रद्द होना तो समझ आता है, जीत थी, पर राजधानी क्यों बदली? क्या ये भी बंगाल के राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए था? इसके कई कारण थे। एक तो ये कि कलकत्ता विरोध का बड़ा केंद्र बन गया था। शायद सरकार उस गर्म माहौल से दूर जाना चाहती थी। दिल्ली ऐतिहासिक रूप से सत्ता का केंद्र रहा था और उस वक्त अपेक्षाकृत शांत भी था। और शायद लोकेशन भी, दिल्ली ज्यादा बीच में पड़ता है। हाँ, भौगोलिक रूप से भी दिल्ली शासन करने के लिए ज्यादा केंद्रीय जगह मानी गई। और एक प्रतीकात्मक वजह भी थी, मुगल सत्ता के केंद्र को ब्रिटिश सत्ता का नया केंद्र बनाना। तो हाँ, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रतीकात्मक सब कारण थे। अच्छा, तो विभाजन रद्द होने और राजधानी बदलने के बाद क्या आंदोलन में कुछ शांति आई या कोई नई लहर उठी? थोड़े समय के ठहराव के बाद, खासकर जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914-18, तब आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा, एक नए रूप में। वो था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, ये कब शुरू हुआ? 1916 के आसपास? हाँ, 1916-1918 के बीच ये काफी सक्रिय रहा। इसके दो मुख्य चेहरे थे। एक तो लोकमान्य तिलक, जो 1914 में जेल से छूटकर आए थे। उन्होंने अप्रैल 1916 में पुणे में अपनी इंडियन होम रूल लीग बनाई। और दूसरी थी एनी बेसेंट। वो एक आयरिश थियोसोफिस्ट थी जो भारत में बस गई थी और भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक बन गई थी। उन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग शुरू की। तिलक की लीग का असर महाराष्ट्र, कर्नाटक में ज्यादा था, बेसेंट की लीग का बाकी भारत में। ये होम रूल, इसका मतलब क्या था? स्वर शासन, क्या ये पूरी आजादी की मांग थी? नहीं, यहां पर थोड़ा फर्क है। होम रूल का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही रहते हुए स्वशासन हासिल करना, डोमिनियन स्टेटस जिसे कहते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ था। अच्छा, मतलब आंतरिक मामलों में भारतीयों का शासन। हाँ, रक्षा, विदेश मामले वगैरह अंग्रेजों के पास रहें, पर घर का शासन अपना हो। इसका मकसद था लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, उनमें स्वशासन की इच्छा जगाना और सरकार पर दबाव बनाना। तो इसका तरीका क्या था? क्या ये भी स्वदेशी जैसा ही जोशीला था? नहीं, इसका तरीका ज्यादा संवैधानिक और कम टकराव वाला था। जनसभाएं करना, पर्चे बांटना, स्टडी सर्कल बनाना, याचिकाएं देना, अपने अखबारों के जरिए प्रचार करना। अच्छा, तिलक के मराठा और केसरी। हाँ, और बेसेंट के न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसकी बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने राजनीतिक चेतना को छोटे कस्बों और गांव तक पहुंचाया। तिलक और बेसेंट की लीगों ने बहुत सारे सदस्य बनाए और स्वशासन का आइडिया घर घर पहुंचाया। इसने आंदोलन को फिर से जोड़ा। और इसी समय 1916 में ही एक और अहम घटना हुई। हाँ, लखनऊ समझौता। हाँ, लखनऊ पैक्ट। ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। ये दो वजहों से खास था। पहली तो ये कि इसी अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी, जो 1907 में सूरत में अलग हुए थे, वो फिर से एक हो गए। तिलक और बेसेंट ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, कांग्रेस फिर से एक हो गई। और दूसरी वजह? दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस और लीग के बीच? वाह। हाँ, दोनों इस बात पर राजी हुए कि स्वशासन के लिए मिलकर मांग करेंगे और सरकार के सामने एक साझा न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम रखेंगे। ये तो बड़ी बात थी, खासकर अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक कदम। बिल्कुल, लेकिन इस समझौते में कांग्रेस ने लीग की एक पुरानी मांग मान ली थी। कौन सी मांग? पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसे 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में अंग्रेजों ने लागू किया था। ओह, इसका मतलब था कि कुछ सीटों पर सिर्फ मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम उम्मीदवार चुनेंगे। हाँ, बिल्कुल। उस समय इसे एकता के लिए जरूरी माना गया ताकि मिलकर लड़ा जा सके। लेकिन बाद में इसके दूरगामी परिणामों पर काफी बहस हुई। क्या इसने अलगाववाद को बढ़ावा दिया? ये सवाल उठता रहा। पर उस वक्त ये समझौता एक बड़ी उपलब्धि माना गया। इसने आंदोलन में नई जान फूंकी। तो 1918 आते आते इस होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौते वाले दौर का क्या हुआ? ये आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ गया। 1918 तक सरकार ने पहले एनी बेसेंट को नजरबंद किया, जिससे आंदोलन तेज हुआ, पर फिर उन्हें छोड़ दिया। सरकार ने कुछ सुधारों का वादा भी किया, जो 1919 के मॉन्टफोर्ट सुधारों के रूप में आए,
पर वो होम रूल से बहुत कम थे। और तिलक? तिलक एक केस के सिलसिले में इंग्लैंड चले गए। पहला विश्व युद्ध भी खत्म हो रहा था, तो कई कारणों से इसकी रफ्तार कम हो गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पर्दे के पीछे तैयार हो रहा था। गांधी जी? हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और उन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में अपने शुरुआती सत्याग्रह करके भारतीय राजनीति में दस्तक दे दी थी। तो कह सकते हैं कि 1918 एक तरह से एक युग का अंत था और गांधी युग की शुरुआत। बिल्कुल। 1905 से 1918 का ये दौर एक तरह का ब्रिज था। इसने पुराने नरमपंथी तरीकों की कमियां दिखाएं, गरमपंथी राष्ट्रवाद का जोश और उसकी सीमाएं भी देखीं, जन आंदोलन की ताकत का एहसास कराया, स्वदेशी बहिष्कार जैसे हथियार दिए, होम रूल से स्वशासन की मांग को फैलाया। और फिर मंच तैयार था गांधी जी के लिए। हाँ, उनके सत्याग्रह और असहयोग के विचारों ने आंदोलन को एक बिल्कुल नई दिशा दी, उसे कहीं ज्यादा व्यापक और असरदार बनाया। 1919 से जो गांधी युग शुरू हुआ, उसकी जमीन इसी दौर ने तैयार की थी। अगर हम इस पूरे दौर 1905 से 18 को देखें तो इसके मुख्य हासिल क्या थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्य घटनाएं तो थी बंगाल विभाजन का होना और फिर रद्द होना, जिसने अंग्रेजों के कभी न हारने वाले मिथक को तोड़ा। हाँ। फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, जिसने आर्थिक राष्ट्रवाद और जनता की भागीदारी की शुरुआत की। कांग्रेस का टूटना और फिर जुड़ना। होम रूल आंदोलन, जिसने स्वशासन की मांग को आम बनाया। और लखनऊ समझौता, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश की, भले ही थोड़े समय के लिए। और नेताओं की बात करें तो नरमपंथी, गरमपंथी, तिलक, बेसेंट, सबने अपना अपना योगदान दिया। बिल्कुल। इस दौर का महत्व बहुत गहरा है। इसने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाई, आत्मविश्वास बढ़ाया। इसने आंदोलन को शहरों के पढ़े लिखे लोगों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया, संघर्ष के नए तरीके सिखाए और गांधीवादी आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। हाँ, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला बड़ा, लगभग अखिल भारतीय स्तर का जनउभार था। इसने आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। इसने लक्ष्य भी बदले, सुधार से स्वराज, फिर स्वर शासन तक, और लड़ाई के हथियार भी। वाकई ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था भारतीय इतिहास में, जिसने आगे की कहानी तय की। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हमने ये जो चक्र देखा, विरोध, फिर दमन, फिर नई रणनीति। हाँ, बंगाल विभाजन, फिर नेताओं की गिरफ्तारी, फिर स्वदेशी या होम रूल। बिल्कुल। तो ये जो तरीके इजाद हुए या इस्तेमाल हुए इस दौर में, जैसे आर्थिक बहिष्कार, बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ना, यहाँ तक कि वो जो क्रांतिकारी हिंसा की झलक दिखी, इनका बाद के आंदोलनों पर, खासकर गांधी जी के तरीकों पर क्या असर पड़ा होगा? सोचने वाली बात है। क्या गांधी जी ने इन तरीकों को अपनाया, उनमें बदलाव किया, या कुछ को बिल्कुल खारिज कर दिया? वो जो नरमपंथियों का संयम था और गरमपंथियों का उबाल, वो गांधी जी के सत्याग्रह में कैसे मिला या बदला, ये सोचना दिलचस्प होगा।